ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और चर्चा हम कर रहे हैं वंदे भारत मिशन की, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है और इसमें करीब 14,000 विदेशी नागरिकों को वापस लाने की समुचित तैयारियां कर ली गई हैं। कौन कौन से राज्य में जाएगा इसकी भी एक सूची तैयार कर ली गई है। किन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था तमाम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। हमारे साथ आपको बता दें, राजस्थान जयपुर से प्रधान संवाददाता नीरज शर्मा जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता और उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़े हैं। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और अभी जैसा कि गौरव जी ने भी एक सुझाव दिया कि क्यों ना जो खाली विमान और खाली जो नौसेना के पोत जा रहे हैं उन्हें उन लोगों के साथ में वापस भेजा जाए जो विदेश के लोग यहां पर फंसे हुए, जो विभिन्न विभिन्न अपने अपने वजह से यहां पर आए थे, भले वो पर्यटन की दृष्टि से हो या फिर भक्तिभाव की दृष्टि से हो या फिर और किसी कारण से हो। क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? देखिए उमंग, सुझाव बहुत बेहतर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, सरकारी पूरी मशीनरी, क्या उनके दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं आई होगी? निश्चित तौर पर इस सब पर प्लानिंग जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि विदेशों की ओर से उन नागरिकों को लाने के लिए अनुमति दी जाए। जब विदेश के अलग अलग जो एम्बेसीज हैं उनके संपर्क में भारत सरकार लगातार संपर्क में है और चाहती है कि वहां के लोगों की भी घर वापसी हो, लेकिन विदेश से अपने नागरिकों को लाने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिल रही है। जिन देशों से अनुमति मिल रही है उनको भेजने के लिए हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं सरकार ने कमर कस ली है, लेकिन कई ऐसे देश हैं वो अभी भी इस कोरोना से खौफ खाए हुए हैं। और चूंकि भारत जो जगह है उसको लेकर के विदेशों के अंदर एक इस तरह का हवा बना हुआ है कि भारत के अंदर जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है, अगर विदेश का नागरिक है, वो यहाँ पर कोरोना संक्रमित है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो यात्री आए हैं उनमें बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिल जाए। तो कई देशों के साथ में इस प्रकार की जो चिंता का विषय जो है वहां बना हुआ है। नहीं तो निश्चित तौर पर उन्हें उसी फ्लाइट से या जहाजों से भेजा जा सकता था। कल से यूएई की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात की। इसके बाद में आपको बता दें अलग अलग फ्लाइट्स जो हैं अलग अलग देशों के लिए रवाना होंगी। 64 फ्लाइट्स की व्यवस्था एयर इंडिया ने की है। 7 से लेकर के 13 मई तक ये फ्लाइट्स चलने वाली हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें इसके बाद में निजी कंपनियों के जरिए भी जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन किया जा सकता है। युद्ध जो अलग अलग जो जहाज हैं उन जहाजों का इस्तेमाल भी इनको ले जाने के लिए बाकायदा किया जाएगा। इसके साथ ही जहां बॉर्डर के जरिए थल के रास्ते ले जाया जा सकता है सड़क मार्ग से, जैसे कि भारत की सीमाएं जिन देशों के अंदर लगती हैं, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां से बड़ी संख्या में नेपाली जो लोग हैं मजदूर और वहां के प्रवासी वो जा सकते हैं, बहुत सारे कारोबारी हैं। इसके साथ ही भूटान और आसपास के क्षेत्र जहां से सड़क परिवहन के माध्यम से जिनको भेजा जा सकता है वहां से भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन बात यह है अन्य राज्य जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इसके लिए राजी हों। अब जैसे हमने किराए की बात करी तो जो इंग्लैंड है वहां से लेकर ब्रिटेन से और भारत का जो किराया बताया जा रहा है करीब 50,000 रुपए किराया रहेगा। ढाका से और नई दिल्ली की जो फ्लाइट रहेगी करीब 12,000 रुपए उसका किराया है। तो जो कम किराए वाली फ्लाइट है वहां के कस्टमर को या वहां के लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बाहर की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, फ्लाइट के जो वहां पर फेयर आता है वो काफी ज्यादा आता है, 1-1 लाख रुपए तक, उससे अधिक तक जो है फेयर होता है उन फ्लाइट्स का। तो क्या उन फ्लाइट्स के अंदर भी इस प्रकार की कुछ रियायती दरें जो हैं वो सरकारों की ओर से तय की जाएंगी? ये एक वास्तव में सोचनीय विषय है कि संकट के दौर में जो चूंकि एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही हैं तो मिनिमम जो दरें हों फ्लाइट की उसके ऊपर उनको छोड़ा जा सके, इस प्रकार का प्रबंध किया जाना चाहिए। और जो कंट्रीज अपने नागरिकों को ले जाने के लिए तैयार हैं तो उनको हम सुरक्षित उनकी घर वापसी करवाएं स्क्रीनिंग के साथ में। और जब तक उनकी जो कंट्रीज हैं वो तैयार नहीं हो रही हैं, तो राजस्थान और भारत की बात करें तो भारत में भी अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है कि विदेश से आया हुआ कोई भी व्यक्ति है वो हमारे देश में है, एक तरीके से वो हमारी शरण में है और सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य रहता है जो हमारी शरण में है उसकी हम पूरी देखभाल रखें, उसकी मेहमान नवाजी करें। तो उसी तरीके से उनका ध्यान रखा जा रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारें जिन जिन राज्यों के अंदर वो लोग हैं उनकी सूची जरूर बनाई जा रही है ताकि उनकी जल्दी अपने वतन के अंदर वापसी हो सके। विदेशी नागरिक होता है उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो सारी चीजें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के और विदेश मंत्रालय के नजर में सब कुछ है।
लेकिन उनकी वापसी कैसे हो, इसके लिए जब तक उन अलग अलग देशों के साथ में एक साझा जो है एक प्रयास नहीं हो जाता, तब तक ऐसी वापसी नहीं हो सकती है। जो राज्य या जो देश जो है इस चीज के लिए मंजूरी दे देते हैं, वहां के नागरिकों को भेजा जाता है। अभी हम विदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की बात करें तो ही ऐसी स्थिति है कि राजस्थान से कई राज्यों के अंदर श्रमिकों को भेजा जाना था, लेकिन वहां उन राज्यों ने लेने से मना कर दिया। गुजरात से राजस्थान के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश जिन श्रमिकों को जाना था, श्रमिक रुक गए। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि श्रमिकों को रोका जा रहा है, वापस उन लोगों को जो है श्रमिकों को जाना पड़ा। तो यहाँ राज्यों का विवाद नहीं सुलझ रहा। अभी हम विदेश की बात कर रहे हैं कि विदेश वाले, अभी भारत सरकार की यह प्राथमिकता है कि हमारे नागरिक आए, उसके लिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है, चाहे खाली विमान भेजने पड़े, चाहे खाली जहाज भेजने पड़े, लेकिन भारत चाहता है कि उसके नागरिक, उसके सिविलियन सुरक्षित रहें और जल्दी उनकी घर वापसी हो। इसलिए भारत सरकार का ये प्रयास है। उमंग, बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा कि सबसे पहले जो हमारे जो भारतीय जो वहाँ पर फंसे हुए हैं किसी भी वजह से, उनको वापस लाना हमारी केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तो जो गौरव जी ने जो सुझाव दिया उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ तैयारियां इस बारे में की गई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक बैठक जो शुरू हो चुकी है, उसका क्या कुछ लबोलुआब है? उमंग, जो बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ में, उसमें ये तय हो गया है कि जो प्रदेश सरकार है वो विदेश मंत्रालय से पहले ही विदेश में रहने वाले प्रदेशवासियों का उन्होंने ब्यौरा मांग लिया था, और ये इस पर चर्चा कल भी हुई थी, और उन्होंने विदेश मंत्रालय के निर्देश लेने के लिए अपने अधिकारियों से बोला और कहा है, और ये भी कहा है कि भाई लखनऊ, वाराणसी और हिंडन एयरपोर्ट पे पूरी तैयारी रखी जाए, क्योंकि इन्हीं एयरपोर्ट पे जो विदेशी आएंगे सब तीन ही एयरपोर्ट पे आएंगे, और विदेश मंत्रालय से संपर्क करके अब तक पहले भी एक लेटर भेज चुके हैं, और वहां पूरी तैयारी है कि किस तरीके से लाना है, और विदेश मंत्रालय से यहाँ के अधिकारी संपर्क में हैं। और दूसरा जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो विदेशी आना चाहते हैं उनको एक फॉर्म भर के देना होगा, और उसके बाद जो स्थिति होगी कि सबसे पहले जब यहाँ अपने अपने राज्य पहुंचेंगे तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहला काम करना है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाएंगे, और एक और व्यवस्था राज्य सरकारों ने करी है कि भुगतान के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से स्थापित सुविधा केंद्रों में रहने का विकल्प मिलेगा, लेकिन वो पेड होगा। जिस स्थापित सुविधा में वो रहेंगे वो पेड है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि इस दौरान पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने पाएगी, और जो 14 दिन के बाद उनकी जब जांच होगी, अगर वो निगेटिव आ गई तो उसके बाद अपने राज्य से वो कहीं पर भी विस्थापित हो सकते हैं। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, और ये एक सबसे बड़ी जो समस्या है, भले ही वो हमारे देश के अंदर ही प्रवासियों को अपने गृह राज्य वापस भेजने की बात हो, या फिर विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की बात हो, कोरोना के इस संकट काल में उनकी समुचित स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य। हालांकि तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसके लिए प्रयास कर भी रही हैं, और जैसे ही इन लोगों का आना शुरू होगा, जाहिर सी बात है इनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी, क्योंकि ना केंद्र सरकार चाहती होगी, ना ही राज्य सरकारें चाहती हैं कि हमारे यहाँ पर कोरोना के नंबर बढ़े। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने सुझाव भी दिया, और ये सही भी है कि जो लोग यहाँ पर जो विदेशी भी फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस भेजने के बारे में विचार करना होगा, लेकिन चिंता यह भी है कि जब हम प्रवासी, जो हमारे देश के जो प्रवासी हैं, राज्य के जो प्रवासी हैं, श्रमिक हैं, उन्हीं का अभी हम मामला सुलझा नहीं पा रहे, तो क्या लगता है आपको कि विदेश से जो यहां पर आए हैं उन्हें वापस ले जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या फिर पहले यह जरूरी है कि हमारे जो लोग हैं हम उन्हें पहले बुला लें? बिल्कुल साफ तौर पर उमंग, ये बड़ी बात है कि अव्यवस्था तो अभी कहा जाए किन्हीं भी कारणों से अभी हमारे जो श्रमिक हैं या हमारे दूसरे राज्य में जो लोग फंसे हैं उन्हीं को लाने की नहीं हो पा रही है। बार बार आदेशों में तब्दीली देखने को मिल रही है। यही उत्तराखंड सरकार की अगर बात करूं या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो इन लोगों का कहना था कि जितने भी लोग बाहर हैं, चाहे वो किन्हीं कारणों से हैं, उन सबको हम वापस लाएंगे। वो एक बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद ये हुआ कि अब हम उन लोगों को लाएंगे जो राहत कैंपों में रह रहे हैं या क्वारंटाइन सेंटर में हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक साथी मनोज आर्य हैं। मनोज आर्य, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा समय में विदेश से लाने की बात चल रही है, 14,500 से ज़्यादा लोगों को लाने की बात चल रही है, मगर अभी हम अपने ही राज्य के ये जो दूसरे राज्यों में लोग फंसे उनको बाहर नहीं ला पा रहे हैं। तमाम अभी अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने जब से लॉकडाउन हुआ है अपने नेपाल के लोगों को लेने को तैयार नहीं हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी देखिए गौरव, जैसा कि MHA की गाइडलाइंस आई है कि 7 मई से भारत सरकार जो है विदेश में फंसे लोगों को ला रही है। जैसा कि आंकड़ा आ रहा है कि 14,800 लोग करीब फंसे हुए हैं, जिसमें से 7 मई से जो चालू कर रहे हैं 64 फ्लाइट्स चलाएंगे। करीब माना जा रहा है कि 200 से 250 लोग उसमें पर फ्लाइट में बैठेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो देश में फंसे हैं, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, UAE हो गया, तमाम देशों, इजराइल वगैरह जो भी हैं, तो वहाँ फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। निकालने की कोशिश है, पहल अच्छी है, मगर हमारे एंकर उमंग जी का एक सवाल है कि अभी राज्यों की अगर बात करें, अभी करीब 1.5 लाख के आसपास उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, उनको लाने की बात नहीं हुई है, 12 ट्रेनें अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। बाहर के लोगों को लाना चाहिए, मगर साथ साथ राज्यों की बात और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से जो लोग जाने वाली स्थिति है, अगर खासकर दूसरे राज्यों के लिए अभी भी लोग निगाहें अटकाए हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सरकार की पहल कैसी है और सरकार को और क्या करना चाहिए? जी गौरव, ऐसा है कि कल आपका मुख्य सचिव का बयान आया था दिन में कि करीब जो इन्होंने निकाले हैं ऑनलाइन, जो इन्होंने पासेस के लिए बनाए हैं, 6,960 लोग अभी आ गए हैं। हालांकि आंकड़ा जो है 1.5 लाख के ऊपर है, लेकिन परसों सरकार का जो इन्होंने बयान बदला, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया कि भारत सरकार की एडवाइजरी जो चेंज हो गई है कि वो ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे जो सिर्फ कैंपों में फंसे हुए हैं ना, जबकि पहले जो जारी हुआ था कि सभी लोग उत्साहित थे कि जहाँ जहाँ फंसे हैं हम लोग घर पहुँच जाएंगे। लेकिन तमाम लोगों में से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि पूरी तरीके से उमंग आपका कहना है और बात भी सही है कि लगातार जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं वो तेजी से बदल दी जा रही है। अगर हम बात करें, तमाम राज्यों में ये स्थिति बनी पड़ी थी कि सबको लाया जाएगा, ट्रेनें अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की ये जो पहल 7 तारीख से है वो काबिले तारीफ है, मगर बार बार आप देखेंगे कि इसमें भी तब्दीली देखने को मिलेगी। जैसे शुरुआत में ही अभी कंडीशन लगाई गई है कि अभी उन लोगों को लेकर आया जाएगा जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जिन लोगों को अगर बात की जाए जिनके साथ महिलाएं और बच्चे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें और हर चरण में ये देखने को मिलेंगी। मगर बात यही है कि जिस तरह से भी सही शुरुआत होनी चाहिए। अगर हमारे जो लोग बाहर फंसे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर हों या हमारे देश के अंदर हों, सबको ऐसे समय में राहत देनी चाहिए और यही कारण है कि सरकारें लगातार इन चीज़ों पर जूझ रही हैं। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि सभी जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार के साथ साथ वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और किस प्रकार से इन प्रवासियों को, इन विदेशियों को वापस लाया जाएगा उसकी लगभग सभी राज्य सरकारों ने अभी तैयारी कर ली है। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये तमाम जो बातें जो चल रही है विदेशियों को वापस लाने की, इसमें एक पक्ष केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से भी क्लियर कर दी जा चुकी है कि जो लोग भी सामर्थ्यवान हैं उनकी एक अलग सूची बनाई जा रही है और शायद वो अभी तक बन भी चुकी होगी, और जो लोग किसी भी वजह से नौकरी खोने की वजह से या किसी और वजह से जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की भी अलग एक सूची बनाई जा रही है और उन्हें वापस कैसे लिया जाएगा, क्योंकि वो तो किराया दे नहीं पाएंगे, उस पर भी विचार किया जा रहा है। क्या कहेंगे? विदेश मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों में ये डाटा आपस में पहले से साझा हो चुका है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, और विदेश मंत्रालय ने ऐसे यात्रियों को उड़ान से पहले एक डाटाबेस तैयार किया है जिसमें उनके नाम होंगे, उनकी उम्र होंगे, उनके मोबाइल फोन नंबर होंगे, उनका निवास स्थान होगा और कहाँ जाना चाहते हैं और किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, ये सारी सूचनाएं हैं। और इन सूचनाओं के आधार पर विदेश मंत्रालय ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डाटाबेस जो है वो पहले से साझा करेगा, उसके बाद में ही लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह का रोड मैप पूरा तैयार है। गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों के साथ में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ में समन्वय करेगा। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पूरी तरीके से तैयार है कि कब और कैसे और किस तरह की सुविधाएं देनी है, किन किन चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा जो डेटा है
वो केंद्र विदेश मंत्रालय ने और केंद्र शासित प्रदेशों में आपस में पहले से ही वो शेयर हो चुका है। इसीलिए ये पहले चरण की शुरुआत कल से है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि ये जो सभी डेटा है ये पहले से तैयार किया जा चुका है और जो भी इसमें अब कमी है उसके ऊपर भी तमाम राज्य सरकारें ध्यान भी दे रही हैं। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये सारी बातें चल रही हैं, इसमें अब राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है कि अब आने वाली है आने वाले समय में? क्योंकि अब कई श्रमिक भी अपने अपने घर, अपने अपने राज्यों को वापस आ रहे हैं और अब विदेशी जो नागरिक हैं वो भी वापस आएंगे। देखिए, कल से फ्लाइट शुरू होने वाली है। 2 विशेष फ्लाइट हैं, अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड। ये 2 फ्लाइट जो हैं ये अपने यात्रियों को लेकर के यूएई से आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजस्थान से भी गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करते हैं, तो जल्द ही जो है राजस्थान के लोगों की भी वापसी होगी और देश भर के लोग जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या तेल की फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं उसके अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स हों या फिर श्रमिक हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रमिक के रूप में भी वहाँ काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और गल्फ कंट्रीज से कई बार ऐसी शिकायतें निकल कर के सामने आई हैं, जो श्रमिक वहाँ जाते हैं हर श्रमिक के साथ में अच्छा बर्ताव वहाँ नहीं होता है। तो ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं। कई लोगों को, चूंकि जब लॉकडाउन पड़ा था तो तेल उतना उठा भी नहीं है और लोगों को तनख्वाह जो है वो वहाँ पर भी नहीं मिल पाई है। ऐसी इस प्रकार की जानकारी हमारे पास निकल के सामने आ रही है। क्या वो लोग अपना किराया देने में सक्षम होंगे? आपने बताया जैसा कि केंद्र सरकार 2 तरह की सूची बना रही है। अच्छी बात है अगर इस प्रकार जो है कार्य किया जाए, वरना एक जो कहावत है और इसको धर्म से भी जोड़ के देखें तो समर्थ को नहीं दोष घुसाई, यानी गोस्वामी ने एक बात कही थी, जो समर्थ आदमी होता है उसका कोई दोष नहीं होता। जो सामर्थ्य वाले हैं वो तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन एक गरीब आदमी वो क्या करेगा? जो श्रमिक है वो क्या करेगा? या फिर एक विद्यार्थी जो विद्या अर्जन करने के लिए विदेश गया था और वो फंस गया, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, कैसे तैसे व्यवस्था करके वहाँ बहुत सारे युवा उम्मीदों के साथ जाते हैं कि विदेश में जाकर के अपना स्वर्णिम भविष्य बनाएंगे। लेकिन ऐसे हालात में उनके साथ में क्या बीत रही होगी? जिन लोगों की नौकरी छूट गई है और रिसेशन जैसे हालात जो हैं आज देश भर के अंदर, विदेशों के अंदर बने हुए हैं, ऐसे हालात के अंदर वो लोग क्या कर रहे होंगे? तो ये सरकारों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो पर्यटन के लिहाज से गए हैं, ऐसे लोगों को जो है किराया लेकर के उनको लाया जा सकता है, लेकिन जिनके पास वाकई में इस प्रकार की समस्याओं से जो लोग घिरे हैं उनकी घर वापसी जल्द से जल्द और सरकारी खर्चे पर करवाई जा सकती है और जानी चाहिए, क्योंकि यही एक मानवता भी कहती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि राज्यों के अंदर तैयारियों की बात करें तो राज्य पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं। राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग ने लगातार जो है क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किया है ऐसे होटल्स को, इसके साथ ही कॉलोनीज को, जहां पर लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर जो है ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसके साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, दवाओं के लिए जो है ऐप, टेलीमेडिसिन ऐप की जो है शुरुआत भी कर दी गई है। टेलीफोन के माध्यम से और eSanjeevani.com के माध्यम से घर बैठे कोई भी या क्वारंटाइन सेंटर में। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा कि अब घर बैठे कई ऐसी सुविधाएं भी दी जा चुकी हैं जो लोग यहां पर रहकर भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कई ऐसी बातें हैं जो तमाम राज्य सरकारें जो जरूरी हैं उन पर ध्यान भी दे रही हैं और केंद्र सरकार से लगातार इसके संपर्क में भी हैं। चंद्रसेन जी, अब जल्दी से जाते जाते आपसे हम पूछना चाहेंगे, अब कोरोना की भी अपडेट्स ले लेते हैं। जैसा कि कहा भी जा रहा है कि मंगलवार उत्तर प्रदेश के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? जी उमंग, बहुत अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई है कि एक दिन में यूपी में 264 मरीज ठीक हो गए हैं और ये मंगलवार का दिन वाकई में मंगल रहा, क्योंकि 185 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, घर चले गए हैं। और अब स्थिति से लखनऊ में है कि 80 केस जो है वो एक्टिव बचे हुए हैं, यानी एक दिन में नए मरीजों से 1.5 गुना ज्यादा मरीज ठीक होकर गए हैं। तो अब ये चीजें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से नियंत्रण कोरोना पे हो रहा है। लोग समझ गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत हैं कि हम उस दशा में जा रहे हैं कि बहुत जल्द हम कोरोना मुक्त होंगे। उमंग जी, आपने सही कहा कि अच्छे संकेत लगभग हर राज्य से आ रहे हैं कि हम बहुत जल्द इस कोरोना रूपी इस महामारी से मुक्त होने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो लॉकडाउन का पालन जो लगभग देश का हर वासी कर रहा है, ये शायद
उसी के परिणाम है। गौरव जी, आपके पास भी आना चाहेंगे, उत्तराखंड में क्या कुछ कहते हैं कोरोना के आंकड़े? देखिए उमंग, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी जो पिछले 3-4 दिन पहले घटनाक्रम देखा गया था, लालकुआं की एक जो कोरोना पॉजिटिव महिला थी, उसका जो है ऋषिकेश में इलाज के दौरान जो है उसकी डेथ हुई थी। और उसके बाद एम्स के ही डॉक्टर ने ये कहा था कि इस महिला की जो डेथ है वो कोरोना पॉजिटिव तो थी, मगर ब्रेन हेमरेज के कारण या ऑर्गन्स फेल होने के कारण इसकी डेथ हुई थी। मगर उस चीज़ को पलट दिया गया है। 4 दिन बाद जो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के हैं उनको ये सफाई देनी पड़ी है कि नहीं, इस महिला की जो मौत थी वो कोरोना पॉजिटिव तो थी और कोरोना के कारण ही इसकी मौत हुई है। तो उत्तराखंड के लिए ये एक पहली दुखद खबर है। लॉकडाउन 3 चल रहा है और उत्तराखंड में कोरोना से पहली मौत हो गई है। लालकुआं जो निवासी महिला है उसकी कोरोना से डेथ हुई है। टोटल हमारे यहाँ नंबर्स जो हैं वो अब तक 60 हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, जिसमें 39 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, एक की कोरोना के कारण डेथ हुई है और 20 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। तो बहुत बड़ी राहत अभी उत्तराखंड में है। और खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है उमंग कि इन 20 के भी जो आसार हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ओर है। तो हो सकता है कि आने वाले 10, 12, 14 दिन में, क्योंकि 2, 3, 4 मामले ऐसे हैं जो पिछले 2-3 दिन में आए हैं, तो उनकी रिकवरी होने में थोड़ा समय लगेगा। मगर करीब 15 मामले हम ये प्रयास कर सकते हैं, या हो सकता है इसकी जल्दी खबरें आ जाएं कि जल्द ठीक हो जाएंगे। तो उत्तराखंड से कोरोना का ये अपडेट था। जी उमंग, ये एक अच्छी खबर है। लगभग हर राज्य से ऐसी अच्छी खबरें आ रही हैं जो कि हमारे देश के लिए भी काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन खबरों से हमारे देश के हर एक उस वासी का भी मनोबल बढ़ता है जो कि पिछले करीब 1.5 महीने से इस लॉकडाउन का पालन कर रहा है और अपने अपने घरों में मौजूद है। फिलहाल इस अच्छी खबर के साथ और अब देखने वाली बात यह होगी कि कल से जो वंदे भारत मिशन शुरुआत जिसकी होने जा रही है, उसमें जितने भी यात्रियों को वापस बुलाया जा रहा है, समुचित स्क्रीनिंग की उनकी व्यवस्था भी की गई है। और उसके बाद में अब किस प्रकार से यहां पर जब वो आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तब हर राज्य पर कितना क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उसका भी ध्यान बराबर रखा जा रहा है। नीरज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए राजधानी जयपुर से। नीरज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है कोरोना के आंकड़ों को लेकर राजस्थान में? देखिए, राजस्थान के 3 रिपोर्ट जो है वो जारी होती है चिकित्सा विभाग की ओर से। जो सुबह की रिपोर्ट है उसमें प्रदेश में 35 कोरोना संक्रमित आज मिले हैं। अब तक की बात करें तो 3193 जो लोग हैं वो कोरोना से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं प्रदेश में, 3193 लोग। इनमें से अगर रिकवरी की बात करें, काफी अच्छी रिकवरी रेट जो है वो राजस्थान के अंदर है। जो रिकवर होने वाले हैं 1536 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। इनमें से 1131 लोगों को अपने अपने घर भेजा जा चुका है। वहीं 1567 लोग जो हैं इस वक्त एक्टिव केस हैं, यानी 1567 लोग जो हैं वो संक्रमित हैं और उनका उपचार चल रहा है। अगर हम बात करें डेथ की, तो अभी तक प्रदेश के अंदर 90 लोगों की मौत कोरोना के कारण अभी तक हुई है। जब से कोरोना संक्रमण आया है, 2 मार्च को पहला केस आया था और आज की तारीख तक कुल 90 लोगों की अब तक मौत जो है वो हो चुकी है। इसके साथ ही आज की अगर डेथ की बात करें, आज एक डेथ कोरोना के चलते रिकॉर्ड की गई है और अभी तक जो पॉजिटिव है 3193 है और 35 लोग जो हैं वो केवल आज का आंकड़ा है। आज सुबह जो रिपोर्ट आती है 9 बजे की, उसमें 35 लोग संक्रमित पाए गए। तो ये प्रदेश की रिपोर्ट है। जी बिल्कुल नीरज जी, और सबसे बड़ी बात, एक और ताज़ा मामला जो राजधानी जयपुर से सामने आ रहा है, मोटर विभाग का जो एक क्रमिक है, एक जो ड्राइवर है उसके कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आ रहा है। और अगर वो संक्रमित है तो अब उसके संपर्क में कितने लोग आएंगे इसकी भी जांच करना भी बेहद जरूरी हो चुका है। क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए, ये जो ड्राइवर है मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और ये जयपुर के बनी पार्क में पोलोविक्ट्री इलाके में इसका मूल निवास था। और हम इसकी पहचान इसलिए उजागर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहचान उजागर नहीं की जाती है राजस्थान में। लेकिन जो ये ड्राइवर था, ये स्टेट मोटर गैराज का ड्राइवर था। सीएमओ के अंदर इसकी ड्यूटी रही है, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी ड्यूटी रही है। और स्टेट मोटर गैराज के जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी कभी भी ड्यूटी लगा दी जाती है। हालांकि ये बीमार चल रहा था कुछ दिनों से
और इसका उपचार भी चल रहा था, तो ये ऑफिस तो नहीं जा रहा था अभी हाल फिलहाल के अंदर। जैसा कि चिकित्सा विभाग ये बताता है कि 20 अप्रैल के बाद में ये ऑफिस नहीं आया है। लेकिन इसकी बरामदगी हुई रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद में, वो हुई है गांधीनगर से। गांधीनगर जो जगह है, यहाँ पर मंत्रियों के और अफसरों के बंगले हैं, यहीं पर जो सरकारी कर्मचारी के क्वार्टर्स भी रहते हैं, वहाँ से कल रात को इसको लिया गया और इसको आइसोलेट किया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके परिजनों की भी जांच के सैंपल लिए गए हैं, 2 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। और जो ये मामला सामने आया, इसके बाद में निश्चित तौर पर एक ये चिंता का विषय है कि जो ड्राइवर सीएम के काफिले में अपनी ड्यूटी कर चुका है या करता है, और उसके साथ ही मंत्रियों के अंदर जो ड्राइवर्स की ड्यूटी लगाई जाती है स्टेट मेट्रो गैराज से रहती है। मुख्य सचिव से लेकर के अन्य अफसरों तक जो गाड़ियां मिलती हैं, इसी स्टेट मेट्रो गैराज के ड्राइवर कर्मचारी उनके साथ में रहते हैं। ऐसे में ये हाई सिक्योरिटी और वीवीआईपी जो सुरक्षा है, उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के। तो निश्चित तौर पर इन सभी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब सरकार के ध्यान में भी ये चीज़ आ रही होगी, इन सभी की ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग एक बार करा ली जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई संक्रमित ड्राइवर और भी हो। और दूसरा, ड्राइवर्स जो हैं आपस में साथ में बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, खाना पीना भी साथ में रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमित और भी मिल सकते हैं। तो इसको लेकर के सजगता जो है अब वो चिकित्सा विभाग भी बरत रहा है। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा, और जाहिर सी बात है ऐसी सजगता बरतनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय हम जितना ज्यादा इस संक्रमण को रोकने के प्रयास करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस कोरोना रूपी महामारी से भी मुक्ति पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। कल से शुरू होने जा रहे वंदे भारत मिशन की समुचित तैयारियां भारत सरकार द्वारा हो चुकी हैं। जिन जिन भी राज्यों के लोग वापस आ रहे हैं, उन तमाम राज्य सरकारों को सूचित किया जा चुका है। 14 दिन के उनके वापस आने के बाद के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि पहले दिन के बाद में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस बारे में की जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उनकी समुचित स्क्रीनिंग तो की ही जा रही है, लेकिन उनके आने के बाद में क्या कुछ हर राज्य की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।